आज मैं आपको एक नए निर्देशांक पद्धति के बारे में बताने जा रहा हूँ। अभी तक हम जो निर्देशांक पद्धति पढ़ते हैं वो कार्तीय निर्देशांक पद्धति है। इस कार्तीय निर्देशांक पद्धति में हम 3 अक्ष लेते हैं एक्स वाई जेड, और 3 ही इकाई सदिश होते हैं, उनके अनुदिश आई कैप, जे कैप, के कैप। इनके 3 ही निर्देशांक होते हैं एक्स वाई जेड, और इस पद्धति में 3 ही पृष्ठ होते हैं, एक्स पृष्ठ, वाई पृष्ठ और जेड पृष्ठ। इन पृष्ठों की विशेषता है कि ये पृष्ठ समतल होते हैं। लेकिन अगर हम किसी ऐसी वस्तु की स्थिति का अध्ययन करना चाहें जिसके पृष्ठ समतल नहीं हो, तो ये जो पद्धति है उस वस्तु के लिए अनुपयुक्त हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम एक नई पद्धति लेते हैं जिसे वक्र रेखीय निर्देशांक पद्धति कहते हैं। इस वक्र रेखीय निर्देशांक पद्धति में भी 3 ही निर्देशांक होते हैं, जिनको हम स्मॉल u1, स्मॉल u2, स्मॉल u3 से लिखते हैं। इसमें 3 ही पृष्ठ होते हैं, u1 पृष्ठ, u2 पृष्ठ और u3 पृष्ठ। ये तीनों पृष्ठ वक्र पृष्ठ होते हैं। यहाँ ये बात ध्यान देने की है कि समतल पृष्ठ भी वक्र पृष्ठ का ही एक रूप है जिसकी वक्रता अनंत होती है। अगर ये पृष्ठ वक्र हैं तो फिर इससे बनने वाली जो पद्धति है वो वक्र रेखीय निर्देशांक पद्धति कहलाती है। इसमें जो 3 पृष्ठ हैं उनमें क्रम से 2 पृष्ठ लें, u1 और u2 पृष्ठ, तो उनके कटान से एक उभयनिष्ठ वक्र बनेगा जिसको हम u3 वक्र कहते हैं। u2 वक्र और u2 पृष्ठ और u3 पृष्ठ के कटान से जो वक्र बनेगा उसको हम u1 वक्र कहेंगे, और u3 पृष्ठ और u1 वक्र के कटान से जो वक्र बनेगा उसको हम u2 वक्र कहेंगे। इन तीनों ही वक्रों पर तीनों पृष्ठों की कटान यानी कि मूल बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा अक्ष कहलाती है। तो मूल बिंदु से u1 वक्र पर खींची गई स्पर्शरेखा u1 अक्ष कहलाती है, और u2 वक्र पर खींची गई स्पर्शरेखा u2 अक्ष कहलाती है, u3 वक्र पर खींची गई स्पर्शरेखा u3 अक्ष कहलाती है। अब विशेष स्थिति ये है कि अगर ये तीनों पृष्ठ जो कि वक्र हैं अगर परस्पर लंबवत हों तो फिर हम इस पद्धति को लांबिक वक्र रेखीय निर्देशांक पद्धति कहते हैं, ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इस स्थिति में इस पद्धति में जो इकाई सदिश होंगे e1 कैप, e2 कैप, e3 कैप, उनकी स्थिति, उनकी संक्रियाएं वैसी होंगी जैसे कार्तीय निर्देशांक पद्धति एक्स वाई जेड में होती हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप। यानी कि आई कैप का आई कैप से डॉट गुणा 1, तो इसी तरह e1 का e1 से डॉट गुणा 1, और e1 को e2 से डॉट गुणा करेंगे तो 0 होगा, जिस तरह आई डॉट जे 0 होता है। अब हम लांबिक वक्र रेखीय निर्देशांक पद्धति में आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमने 3 पृष्ठ ले रखे हैं, u1 पृष्ठ, u2 पृष्ठ और u3 पृष्ठ, ये 3 वक्र ले रखे हैं। इन तीनों वक्रों से स्पर्शरेखाएं खींचेंगे वो उनकी अक्ष होंगी। इस पद्धति में अगर कोई हम बिंदु ले लें P जिसके निर्देशांक हों u1, u2, u3, तो फिर हम इसकी स्थिति अगर निकालना चाहें तो जैसा कि कार्तीय निर्देशांक पद्धति में किसी बिंदु की स्थिति R आप पढ़ते हैं एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, वैसा फॉर्मूला इस पद्धति में नहीं होता। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो भी बिंदु होगा उस बिंदु के निर्देशांक मूल बिंदु के सापेक्ष हम u1, u2, u3 लेते हैं, तो उसका स्थिति सदिश इसके निर्देशांकों का फलन होगा। अर्थात r जो फंक्शन होगा वो u1, u2, u3 का फंक्शन होगा। यहीं से हम इस पद्धति में आगे बढ़ते हैं। अब इस r का अगर हम पूर्ण अवकलन करें तो dr इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन डेल्टा u1 du1 प्लस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा u2 du2 डेल्टा आर अपॉन डेल्टा u3 du3। यहाँ ये जो आंशिक अवकलन है, ये आंशिक अवकलन जो कि स्थिति के निर्देशांक के सापेक्ष हैं, ये सदिश आंशिक अवकलन है। तो इन आंशिक अवकलनों को हम आधार सदिश या बेस वेक्टर कहते हैं, जिसको हम स्मॉल b वेक्टर से लिखते हैं। तो b1 हो गया डेल्टा आर अपॉन डेल्टा u1, b2 हो गया डेल्टा आर अपॉन डेल्टा u2 और b3 हो गया डेल्टा आर अपॉन डेल्टा u3।
इन आधार सदिशों के परिमाण को हम स्केल फैक्टर या अदिश गुणांक कहते हैं। तो B1 का जो मॉडुलस होगा उसको हम H1 से लिखेंगे, B2 के मॉडुलस को S2 लिखेंगे, B3 के मॉडुलस को हम S3 लिखेंगे। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो सदिश है वो सदिश के परिमाण और इकाई सदिश के गुणा के बराबर होता है। तो B1 जो सदिश होगा वो B1 के परिमाण और E1 के गुणा के बराबर होगा, यानी कि B1 होगा H1 E1 कैप, तो B2 होगा S2 E2 कैप और B3 होगा S3 E3 कैप। तो इस तरह जो DR होगा वो हो जाएगा H1 E1 DU1 प्लस S2 E2 DU2 प्लस S3 E3 DU3। आगे बढ़ते हैं। अब DR को DR से डॉट गुणा कर दें, तो DR को DR से डॉट गुणा कर दें तो उस स्थिति में DR डॉट DR उसको हमने लिखा DS स्क्वायर, और DS स्क्वायर हो गया H1 स्क्वायर DU1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर DU2 स्क्वायर प्लस S3 स्क्वायर DU3 स्क्वायर। इसमें जो क्रॉस टर्म्स होंगी E1 डॉट E2 E2 डॉट E3 E3 डॉट E1 ये सब जीरो होंगी, और E1 डॉट E1 1 होगा, E2 डॉट E2 1 होगा, E3 डॉट E3 1 होगा। अब ये जो DS स्क्वायर आया है इसका अगर हम परिमाण निकालें तो इस परिमाण को हम दूरिक अवयव कहते हैं, और ये दूरिक अवयव हो गया वो DS हो गया अंडर द रूट H1 स्क्वायर DU1 स्क्वायर प्लस H2 स्क्वायर DU2 स्क्वायर प्लस S3 स्क्वायर DU3 स्क्वायर। अब अगर हम इस दूरिक अवयव का मान U1 वक्र पर निकालना चाहें तो जिस तरह x अक्ष पर y और z कांस्टेंट होते हैं उसी तरह U1 वक्र पर U2 और U3 कांस्टेंट होंगे। तो U2 और U3 के जो अवकलन होंगे DU2 और DU3 ये जीरो होंगे, और DS का मान हो जाएगा H1 DU1। तो ये U1 वक्र पर एक लंबाई आएगी जिसको हम रेखीय अवयव कहते हैं। तो इसी तरह U2 वक्र पर जो लंबाई आएगी उसको हम S2 DU2 कहेंगे, और जो U3 वक्र पर आएगी उसको हम S3 DU3 कहेंगे। इस तरह हमको ये तीन रेखाखंड की तरह तीन रेखिक अवयव प्राप्त होते हैं। अब अगर हम इन तीन रेखाखंडों में से किन्हीं दो रेखाखंडों को गुणा कर दें तो ये उसी तरह होगा जैसे हम दो विमाओं को आपस में गुणा करते हैं, दो लंबाई की विमाओं को गुणा करते हैं, तो उससे हमको क्षेत्रफल अवयव प्राप्त होगा, तो जिसको हम DS1 DS2 DS3 से लिखेंगे। तो DS1 होगा H1 एक रेखाखंड को दूसरे से मल्टीप्लाई करें तो H1 DU1 को S2 DU2 से मल्टीप्लाई करें DS1, S2 DU2 को S2 DU3 से मल्टीप्लाई करें DS2, और S3 DU3 को H1 DU1 से मल्टीप्लाई करें तो वो DS3 प्राप्त होगा। तो ये हमको प्राप्त होते हैं क्षेत्रफल अवयव। अब अगर हम तीनों रेखाखंडों को गुणा कर दें आपस में तो ये उसी तरह होगा जैसे हम सामान्य मेंसुरेशन में तीन लंबाइयों को गुणा करते हैं तो हमको आयतन प्राप्त होता है। तो उसी तरह तीन रेखाखंड या तीन रेखीय अवयव को आपस में गुणा करें तो हमको आयतन अवयव प्राप्त होता है। तो इस तरह आयतन अवयव होगा DV इक्वल टू H1 DU1, दूसरी विमा से गुणा करेंगे S2 DU2, तीसरी विमा से गुणा करेंगे S3 DU3, अर्थात DV इक्वल टू H1 S2 S3 DU1 DU2 DU3। इस प्रकार हम लांबिक वक्रेखीय निर्देशांक पद्धति में दूरी का अवयव परिभाषित कर सकते हैं, रेखीय अवयव परिभाषित कर सकते हैं, क्षेत्रफल अवयव परिभाषित कर सकते हैं, और आयतन अवयव परिभाषित कर सकते हैं। तो आज के इस चैप्टर में इतना ही, आगे अगले वीडियो में।